सकती हूँ? हाँ पूछो। सर मेरे पास एक पेशेंट है, 65 ईयर ओल्ड, मेल पेशेंट है। मेरे पास सर वो नाक में बहुत कफ आता है, ये कंप्लेन लेके आया था। तो जब मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री ली तो उसको 8 महीने पहले अचानक एकदम पैर में बहुत दर्द आ गया और वो चल ही नहीं पा रहे थे। कब फिर पैर उसका पैर में MRI दर्द वगैरह दर्द कब हुआ? 8 महीने पहले। हाँ ठीक है, बोलो। और उसके बाद में MRI, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन वगैरह, फिर पेन किलर लिए उन्होंने। तो 1 महीने बाद वो थोड़ा थोड़ा चल पाने लगे। तो अभी 8 महीने से भी वो 100-200 मीटर ही चल सकते हैं और सवेरे बहुत स्टिफनेस रहता पैर में। और एक पैर थोड़ा बारीक हो गया है और राइट लेग के नी ज्वाइंट में अभी भी थोड़ा स्वेलिंग और पेन है। उसके यानी 4 महीने बाद में फिर उनको बहुत सिवियर यूरिन इन्फेक्शन हुआ जिसमें 120 के आसपास पस सेल्स थी सर। ओके। और मेरे पास वो बहुत सर्दी हो रही ऐसे आया वो पेशेंट। तो पहले तो सर मैंने अग्निमांद्य बोल के उनको ही पहले दवाइयाँ दी, एकदम डायरेक्ट नहीं दिया क्योंकि थोड़ा फेस क्रिएट करने के हिसाब से। तो सर मैंने उनको फिर प्रवाल पंचामृत और सर्दी के लिए भी थोड़ी दवाइयाँ दी। और वो जो आहार विहार में पेशेंट 1 महीने पहले आया है मेरे पास, तो वो जब से आंवले शुरू हुए थे तो पेशेंट ऐसे बहुत पर्टिकुलर है, खाने में वगैरह भी रेगुलर एक्सरसाइज भी करते थे। और वो रस बहुत लेते, जैसे सवेरे लौकी का रस लिया, आंवले का रस लिया, कभी पालक का रस लिया, टमाटर का। तो वो सब मैंने बंद करवा दिया उनका। और उनके घर में धूप नहीं आती तो घर भी बहुत ठंडा है उनका। तो वो भी उनको अग्निमांद्य बोल के ट्रीट किया। और शाम का खाना उनका सिर्फ उनको ज्वारी खिलाई और राजगिरे खिलाई खाने के लिए बोली, क्योंकि अग्निमांद्य भी था उनको और पेट भी साफ नहीं होता है उनका। तो 12-15 दिन बाद उनकी सर्दी काफी हद तक कम हो गई। वो बोले कि मेरी सर्दी बहुत कम हो गई, मेरे को अब बिल्कुल नहीं लग रही है सर्दी। फिर उसके बाद दशमूलारिष्ट शुरू किया मैंने सर, और महायोगराज और गोक्षुरादि गुग्गुल शुरू किया है। तो इसमें और आप क्या सजेस्ट करोगे? और पैर बारीक है तो उनको स्नेहल स्वेदन भी बोला है सर, बला तेल और सहचर तेल का। और अभी अश्वगंधा शुरू करी है। तो अब और अपन क्या कर सकते हैं सर? और पंचेंद्रिय वर्धन तेल भी दिया है। मैं बोलता हूँ अभी। मैं बोलूँ? हाँ। तो देखो, वो जो था उसकी शुरुआत हो गई पैर बारीक होने से, बराबर है। हाँ, मांस क्षय से शुरुआत हो गई है, ठीक है ना? बराबर है। और वो चल नहीं पा रहा है। शरीर का धारण है, चलना फिरना है, वो 2 धातुओं से होता है, एक अस्थि धातु और मांस धातु का। अब उसको नाक में कफ जो जम रहा है, वो नाक में कफ नहीं है, वो मांस का मल है, जिसको हम कफ बोल रहे हैं। हाँ, तो ये टिपिकल मांस दुष्टि का पेशेंट है। हाँ, मांस क्षय, मांसाग्नि का नाश होने वाला, मांसाग्नि बिगड़ा हुआ पेशेंट है। और इसके वजह से मांस का मल भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो नाक में कफ आ रहा है और मांस क्षीणता के लक्षण दिख रहे हैं। हाँ, मांसगत वात ऐसे अगर हमने निदान किया तो उसकी चिकित्सा जो है वो विरेचन होनी चाहिए और उसके बाद बस्ती होनी चाहिए। एक बार विरेचन और बाद में बस्तियाँ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, उसको ब्रोहण करने वाला मांसवर्धक ऐसे जो तेल है उससे अभ्यंग करना चाहिए। मांस का अग्नि पेट में दवाई देकर बढ़ाना चाहिए, जैसे मरीच है वो मांसाग्नि बढ़ाता है, हरितकी है, इस प्रकार से द्रव्य देने चाहिए। मांस का ब्रोहण करने वाला मनुका है, यष्टि है, विदारी है, ऐसे द्रव्य देने चाहिए। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट ऐसे साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, तब मांसाग्नि बढ़ेगा, अच्छा मांसाग्नि बढ़ेगा, मांसवर्धन हो जाएगा और फिर ये धारण क्षमता जो है वो बढ़ेगी और फिर नासा में जो मल है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। अभी पर सर उनका तो कफ कम हो गया है। हाँ, वो तो सिम्टोमेटिक हुआ है ना, हमने संप्राप्ति लगानी चाहिए ना। मांस का क्षय भी एट ए टाइम हो रहा है और प्रतिशय जैसा भी दिख रहा है ना। तो ये सब मांसाग्नि बिगड़ने का लक्षण है। किसी भी धातु का अग्नि बिगड़ा तो क्या हो जाएगा, मल की उत्पत्ति ज़्यादा हो जाएगी, है ना? बराबर है। और वो धातु का क्षय होते जाएगा। हाँ, तो मांस का क्षय हो गया है। अब मांसाग्नि क्यों बिगड़ी है वो हेतु देखने पड़ेंगे। हाँ, पर वो अभी काम नहीं है, हमें अभी क्या करना है, मांसाग्नि बढ़ाना है। तो मांस रस उसमें कृष्ण मरीच डाल के, हाँ,
ऐसे मांस रस अगर वो पी सकता है तो उसको पीने का चालू कर दो। इस प्रकार से मांसवर्धन हाँ, फिर मांस का प्रयोग कर दो, उसमें मरीच डाल के। तो इस प्रकार से उसका ब्रूहण कर दो। अगर वो मांस नहीं खा रहे थे, मुस्तादी आपन बस्ती करके दे दो उसको बस्ती, उससे मांस अच्छा हो जाएगा, मांस अग्निवर्धन हो जाएगा और सभी मांस के एंगल के जो जो लक्षण है वो सब ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो मुस्तादी आपन बस्ती अगर चालू कर दी तो भी वो ठीक ठाक हो जाएगा पेशेंट, तो वो चालू कर दो, है ना। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, ये और सर एक सजेशन, बोलो। एक सजेशन देना था सर। आप बहुत अच्छा संप्राप्ति क्रिएट करते हो, जैसे हर केस की है ना थोड़ी सी संप्राप्ति कैसे लगानी वो बता दिया करो ना सर। क्योंकि यही तो चल रहा है अभी, तो वही बोल रहा हूँ ना मैं कि अभी जो ये केस में इस प्रकार से हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ये केस की, हाँ ये केस का आपने बताया, पर कभी कभी संप्राप्ति थोड़ा संप्राप्ति कैसा है, बार बार आप जब पढ़ते जाओगे सूत्रस्थान, जब फंडामेंटल्स जो आयुर्वेद के है सिद्धांत वो पढ़ते जाओगे, तब आप क्या है सभी चीज़ें एक एंगल में देखते जाओगे, ठीक है, बराबर है। हाँ, तो वो बार बार पढ़ने की वाली बात है। की ट्रीटमेंट आती मेरे दिमाग हाँ, में, तो वो ऐसे नहीं करना है ना, हमें पता चलनी चाहिए ना। ये मांसक्षय भी उसमें हो गया है, फिर इसमें नाक में कफ भी ज़्यादा लग रहा है, तो हमें क्या करना है, मांसाग्नि बढ़ाने की, मांसाग्नि बढ़ाना है और ब्रूहण करना है, क्योंकि शोष दिख रहा है ना राजयक्ष्मा जैसा, बराबर है ना। हाँ, तो इस प्रकार से राजयक्ष्मा में क्या क्या चीज़ें हैं, अजा का दुग्ध पियो, अजा मांस सेवन करो, तो मांस नहीं ले रहा है तो मांस सर्पी है, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करना है, बराबर है ना। हमें शोष लग रहा है ना, राजयक्ष्मा में प्रतिशय आया है ना, आया है ना। तो इस प्रकार से हमें ट्रीटमेंट राजयक्ष्मा जैसे करनी है, मांस पर काम करना है। इसलिए राजयक्ष्मा में सभी मांस का प्रयोग किया है, इतना मांस का प्रयोग किया है तो कुत्ता सांप ये भी नहीं छोड़ा है उन्होंने, है ना। बराबर है ना ऐसा। तो उस समकालीन जो आचार्य थे उस समय वो बोलते थे, फिर उन्होंने बोल दिया कि अरे आप तो कुत्ता भी खाने के लिए बोल रहे हैं, सब सर्प भी खाने के लिए बोल रहे हैं, आप इतना पवित्र ग्रंथ लिख रहे हो, है ना, और इसमें ऐसी बातें कर रहे हो। तो अरुण दत्त बोले कि ये हम जो कर रहे हैं ये जो है वो हिंसा नहीं है। हाँ, ये जो इंसान को अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष ये अगर करना है तो उसका शरीर उसको जिंदा रखना पड़ेगा, है ना, उसको व्याधि का नाश करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो भी कर सकते वो सब हम करेंगे और उसको हम हिंसा नहीं बोलेंगे, ऐसे वो अरुण दत्त ने टीके में लिखा है। सही बात है, शरीर साधन है। हाँ, शरीर रहना चाहिए ना। तो जो हम वो इस समय वो जो रुग्ण को दे रहे हैं गलती और झूठ बोलकर जो मांस दे रहे हैं वो एक्चुअली यज्ञ में डाली हुई यज्ञिया है। हाँ, और इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है टीका में, ठीक है। तो थैंक यू सर, उस प्रकार से करो काम। ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे पूछो, फटाफट पूछो ताकि 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम कवर कर सकें। हेलो सर। हाँ, बोलो। 34 इयर्सची लेडी आहे सर। 5 फूट 1 इंच हाईट आहे, पण वजन आहे ना 100 किलो आहे आणि इरेग्युलर मेन्सेस आहे। तर 1 वर्षापूर्वी पीसीओडी आलता त्यांना आणि 22 स्टोन होते खूप वर्षापासून, आम्लपित्ताची हिस्ट्री आहे त्यांना आणि सध्या कंडिशन मध्ये इरेग्युलर मेन्सेस आहेत, चक्कर आणि धाप लागणे आहे, कॉन्स्टिपेशन आहे, थोडं जरी चाललं तरी चेस्ट पेन होणं, धाप लागणं हे होतात आणि मानसिक हेतूमध्ये मग चिंता शोक आहेच त्यांना। आहारामध्ये त्यांना चायनीज खाणे, इरेग्युलर झोप जेवण आहे, चहा चपाती पूर्वी खाणं होतं आणि मल आहे तो काळपट येतो, चिकट येतो, मूत्र पण येलोविश आणि कमी प्रमाणात येतं। पण आता जी कंडिशन ओव्हरवेट खूप आहे, 100 kg है। तो आप अभी उसका अपतर्पण ही करना है। आपके सामने पेशेंट अगर संतर्पण जन्य व्याधि का आया तो आपको अपतर्पण ही करना है, बाद में पीसीओडी और ये सब चीजें देखो, ठीक आहे। अभी आता त्यांना पिरियड्स आले 1 महिन्याच्या, पाचन करून घेतलं, पोट साफ व्हायला लागले त्यांचं, थोडंसं बरं आहे, फक्त वजन बहुत है, तो वजन कम करना पड़ेगा। ये 100 किलो है ना, तो वजन कम करना पड़ेगा। और उसमें भी वो लेडीज है तो बहुत ही ओवर वेट है, वो जब तक कम नहीं होता तब तक बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। सिम्टोमेटिक अब तो लगेगा कि हाँ पीरियड आप इस महीने में आ गए, ठीक है, फिर अगले महीने में मिस हो जाएंगे।
वेटचा विचार मग कसा करायचा हे प्रॉब्लेम येतो मग. उसकी दिनचर्या ही संतर्पणजन्य है ना, अध्यशन है, तो ये इसमें क्या हो जाता है, जो मांस मेद है, मांस है, वो सब धातु अच्छे नहीं बनते, ऐसे ही उपचित धातु बनते हैं, है ना, और उसका सिर्फ खराब मेद धातु बना रहता है, सभी धातु ऐसे खराब रहते हैं, क्लेद की ज़्यादा वृद्धि रहती है शरीर में, तो ये सब साफ होना पड़ेगा. हाँ, उतना आप एक एक सिम्टम को ये करोगे तो आपको एक एक महीने में ठीक लगेगा, और जब तक वज़न नहीं कम होगा, जब तक उसका अपदर्पण नहीं होगा, तब तक वो सॉल्व नहीं होगा. आप दवाई दोगे, वो फिर अध्ययन करेगी, फिर वो चाइनीज़ खाएगी, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है. आपको 2-3 महीने प्लान केले मग पाचन करू. पहले पेशेंट को दिनचर्या वो फॉलो करता है क्या देखना. महीने में वो बोलना कि बाबा ऐसे ऐसे दिनचर्या करो, उसमें वो नहीं कर रहा है तो क्या वो संसर्जन कर्मों में फॉलो करेगा, नहीं करते, बाद में शास्त्र पर ये हो जाता है ना, दोष लगता है. तो इसीलिए वो पेशेंट को त्याग करना है. उसमें चंडम शोकातरम भिरो, ये जो पेशेंट बोले हैं ना, इसका कारण ये है कि क्या होता है, हम करते हैं और बाद में हम भूल जाते हैं कि उसको बोलना है कि दिनचर्या फॉलो करो, क्योंकि वो हम बार बार कितनी बार बोले ना उसको, तो बाद में फ़र्क नहीं पड़ता और फिर वो शास्त्र पर ब्लेम आ जाता है ना, फिर यश कीर्ति हानि हो जाती है. इसीलिए क्या करना, पहले वो पेशेंट को दिनचर्या फॉलो करना, ये मुख्य ट्रीटमेंट है, इसलिए वो सूत्र स्थान में पहले दी है ना. ठीक है, व्याधि होने के बाद क्या करना है, इससे पहले व्याधि होनी नहीं चाहिए, इस पर आयुर्वेद का फोकस ज़्यादा है. ठीक है ना. बिल्डिंग को आग लगाने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाना, या फिर ऐसा ही काम करो कि बिल्डिंग को आग ना लगे. तो ये जो दूसरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बिल्डिंग को आग ही नहीं लगनी चाहिए, बराबर है ना. मॉडर्न का फोकस दूसरा है कि आग लगने के बाद कैसे दौड़ना है, क्या करना है, इस पर ही फोकस रहता है. हमारा फोकस पहले पर रहता है कि आग ही ना लगे, बराबर है ना. तो उसको वो समझाओ पहले. हाँ, पेशेंट को एजुकेट करना ये हमारा पहला काम है, ना कि दवाई देना ये पहला काम है. ठीक है, क्योंकि दवाई देने वाले हम क्या, बहुत से लोग हैं, है ना, हम नहीं तो और, बराबर है ना. तो इसीलिए उनको एजुकेट करो, उनको बोलो आपको ये दिनचर्या फॉलो करके आपको वजन 10-15 किलो कम करना है. ठीक है, उसके बाद मेरा काम है. ठीक है, क्योंकि इतना अपतर्पण संतर्पण है उसमें, फिर अवरोध कहाँ कहाँ का तो होगा ही, है ना. पीसीओडी होगा, फिर अलग अलग ग्रंथियाँ होंगी, संतर्पणजन्य व्याधियों की जो लिस्ट है वो सभी व्याधि होने की शक्यता ज़्यादा है ना. किस किस व्याधि को चिकित्सा करेंगे आप, तो इसीलिए ये संतर्पण अपतर्पणजन्य ये किया है. हाँ, संतर्पणजन्य दिख रहा है आपको, चाहे कितनी भी व्याधियों का संकर हो उसमें आपको अपतर्पण करना है. अपतर्पणजन्य दिख रहा है आपको, कितनी भी कुछ भी लगे उसको संतर्पण करना है. ठीक है, और इसमें युक्ति प्रमाण आएगा कैसे करना. ठीक है. ठीक आहे, आगे अजून एक प्रश्न विचारायचा होता मला. विचारा. दोषांचं बल जास्त असेल, अग्निबल कमी असेल आणि धातून दोषांचं बल जास्त असेल म्हणजे वातादी दोष वाढलेले असतील आणि अग्नी धातूंचं बल कमी असेल, तर अशा पेशंट मध्ये विचार कसं करायचं, कारण बलहानी पण नाही झाली पाहिजे, लंघन पण तेवढं हे होत नाही, मग कसा विचार केला पाहिजे. अग्नि जरण शक्त्याः, जैसे पेशेंट कितने इसमें डाइजेस्ट करता है उस पर अग्नि का बल डिपेंड है ना. कईयों का अग्नि का बल पहले से ही कम रहता है, वो इतना ही खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो आप कैसे जानोगे, तो वो भी देखना पड़ेगा, है ना, बराबर है ना. तो इसीलिए मृदु, जिसका बल अल्प है, शरीर बल अल्प है, उस रुग्ण को जो है वो शोधन चिकित्सा नहीं है, उसको शमन मात्रा में ही करना है, चाहे टाइम लगे तो शमन मात्रा में ही करनी है ना. दोष बल ज़्यादा है और शरीर का बल कम है, इसको शोधन नहीं करते हम. ठीक है ना, बराबर है ना. कफ का रुग्ण है, अभी वमन करना, या फिर कफज कुष्ठ है और उसका शरीर बल कम है, तो उसको हम वमन देंगे, नहीं देंगे. शोधन चिकित्सा क्या है, शोधन चिकित्सा के लिए शरीर बल चाहिए, दोष बल का नहीं है कुछ. हाँ, शरीर बल अगर अच्छा हो तो आप शोधन दे सकते हो, शमन भी दे सकते हो, पर शरीर बल कम है तो आपको शमन ही देना है, बराबर है ना. दोषों के बल पर नहीं चिकित्सा, शरीर बल के इस पर चिकित्सा है. ओके, हाँ, थैंक यू सर. ओके. जब दोष उत्कृष्ट अवस्था में हो तो वो अपने आप ही बाहर आने की कोशिश करती है. हम जब वमन देते हैं तो हम सिर्फ शरीर को पुश करते हैं कि कर दो, वमन कर दो, शरीर खुद ही वो कफ दोष बाहर निकालने की कोशिश करता है ना, पर बल चाहिए, है ना. ठीक है, आगे नेक्स्ट. हेलो सर. बोलो.
हा सर, काही पेशंट असतात समजा शेतीमध्ये काम करणारे, जे हिस्ट्रीमध्ये सांगतात की बऱ्याच वर्षापूर्वी त्यांना विंचूचा दंश किंवा सर्पदंश वगैरे झालेला आहे. तर आता आपण चिकित्सा करताना त्याचा विचार कसा करायचा? म्हणजे फक्त शोधनच केलं पाहिजे की शमन चिकित्सेने होईल, किंवा मग ते कशा प्रकारे त्याचा विचार करता येईल? रुग्ण कसा आहे म्हणजे मला एक्झॅक्ट रुग्ण सांगा, म्हणजे काय आता काय कंप्लेंट आहेत त्याला? आता तो श्वासाचा रुग्ण आहे सर. जर खूप काम केलं, चालण्यात खूप आलं, ओझं उचललं. आता जो दंश जो है, हर विष जो है, हाँ, चाहे वो मूषक विष हो, चाहे वो वृश्चिक विष हो, चाहे वो कोई भी विष हो, उस विष जो है वो हम कैसे करें? तो हमारे इसमें बहुत ही सिंपल ये किया है। जैसे सर्प के भी बहुत प्रकार होते हैं, वृश्चिक के भी बहुत प्रकार होते हैं, मूषक के भी बहुत, छिचुंदर से लेकर 24 कुछ प्रकार है ना मूषक के भी तो इतने प्रकार होते हैं। फिर हम कैसे जाने कि ये काटने के बाद क्या होगा, ये काटने के बाद क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि दोषों के आधार पर इनका करो। हाँ, तो इन्होंने सांप को भी, सांप इतने प्रकार के हैं, पर सांप को क्या कर दिया? दोषों के आधार पर उनका वर्गीकरण कर दिया। बराबर है? वैसे ही सभी विषयों का वर्गीकरण जो है तो दोषों के आधार पर करते हैं। अब ये जो वृश्चिक है, वृश्चिक का विष जो है वो वातज विष रहता है। वातज विष में रहता है मीन्स वो काटने के बाद जो लक्षण उत्पत्ति होती है वो वात विकार दिखते हैं। तो कंप दिखेगा, कर्णक्षेड़ से लेकर सभी जो वात विकार है वो सब दिखेगा। तो ये विष का प्रयोग होने के बाद, या फिर ये वृश्चिक काटा है और उसके बाद कुछ साल के बाद, 2 साल के बाद, या फिर साल में कुछ दूसरी व्याधि दिख रही है, तो ये वृश्चिक विष का जो परिणाम है वात वृद्धि का, उस पर ये परिणाम दिखेगा। पर पहली बात तो ये है कि हेतु बल कितना है ना, और वो सब कनेक्ट करता है क्या? क्योंकि क्या होता है, कभी कभार 4-5 साल पहले वृश्चिक काटा होता है, उसके बाद अलग अलग हेतु हुए रहते हैं, उस समय चिकित्सा हुई रहती है, उसके बाद अलग अलग हेतु रहते हैं, और दूसरा फिर 4-5 साल के बाद होने वाली व्याधि वो अलग रहती है। पर फिर उस हेतु का विचार करना क्या कि नहीं करना, ये सन्निकृष्ट है, विप्रकृष्ट है, वो भी विचार करना पड़ेगा। हाँ, अगर सन्निकृष्ट है हेतु तो आपको वात का विचार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वृश्चिक दंश के बारे में बोल रहे तो ठीक है। तो उस प्रकार से सभी विषयों का विचार करना है। ठीक है। ओके। तो वातज विष है तो हमें क्या करना है? घृत देने हैं। तो जो जो विषग्न घृत है उनका प्रयोग करना है ना? ओके सर। दूसरी बहुत सी चीज़ें विषयों के बारे में, अगर वो विष के कोई भी दंश होने के बाद आमाशय से संबंधित कुछ विकार दिख रहे हैं आपको, छर्दी दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, तो विष जो है वो कफज विष है। ऐसा अगर, क्योंकि काटा हुआ जो काटे वाला जो ये जो रहता है, प्राणी रहता है, वो हर एक टाइम हमने देखा है ऐसा नहीं होता है ना, किसी ने तो जंगल में कुछ काटा है ऐसा होता है। तो जो आमाशय संबंधी कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो ये जो विष है वो कफ दोषानुबंधी ऐसे विष है, या फिर कफ प्रिडोमिनेंट विष है। पक्वाशयगत लक्षण दिख रहे हैं तो वो वातज या फिर वात पित्तज, ऐसे इस प्रकार से व्याधि निर्माण करते हैं, ऐसे अष्टांग हृदयकार ने बताया है। तो उस प्रकार से उसका ये करना है, प्रयोग करना है। दूसरी बात, विषग्न औषध, अगर ऐसे विष की हिस्ट्री अगर दिख रही है आपको किसी पेशेंट में, तो विषग्न औषध का प्रयोग अगर किया तो कुछ नुकसान नहीं होता। ठीक है ना? तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, एक विचार तो उसका कर सकते हैं, क्योंकि वो विष है ना। तो विष है तो वो उसमें आशुकारिता है, उसमें दीर्घकाल रहने की क्षमता है। बोलो। हमेशा उसका विचार करना ही चाहिए चिकित्सा में, अगर हिस्ट्री हो तो। अगर, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, नज़दीक की हिस्ट्री हो तो करना चाहिए। अब देखो कैसा है, अपना जो ये है ना रैट, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? चूहा। हाँ, तो चूहे का विष जो रहता है उसका दूरगामी परिणाम दिखता है। मीन्स आज अगर काट दिया तो कई साल के बाद कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे ग्रंथि उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ऐसे भी विष है, क्योंकि उनका परिणाम बाद में भी बहुत दिखता है। तो ऐसे विषयों का विचार करना चाहिए, बराबर है ना। जिसको बिच्छू काटा है उनको 5, 6, 7, 8 साल के बाद कर्णक्षेड़ जैसे लक्षण दिखते हैं। तो उसमें अपमार्ग क्षार तेल जो है वो बहुत अच्छा कारगर है कान में डालने के लिए। तो ऐसा है, विष है ना, उसका प्रभाव दूरगामी दूर तक रहता है।
और साथ में अगर विषय संकट है कि बाबा उसकी प्रकृति पित्त जो है वो खाना पीना तीखा ऐसा बहुत करता है, पेशेंट रुग्ण है ना, अजीर्ण बार बार उसको अजीर्ण की हिस्ट्री रहती है, हाँ ऐसा कुछ उसमें है, हाँ कि वो विष का बल बढ़ाए तो और ज़्यादा विचार करना पड़ता है, है ना। जैसे वर्षा ऋतु में अगर किसी ने काटा, सर्प ने काटा, तो मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना, रुग्ण के। उसमें भी वातिक अगर सर्प ने काट दिया वर्षा ऋतु में, वो वात प्रकृति का इंसान हो तो गारंटेड वो मर जाएगा। इस प्रकार से रहता है ना। तो ऐसे वो विषय का विचार है। थैंक यू। हाँ ओके, और पूछो। सभी प्राणियों में विष रहता है। वो विष कभी कभार वो फेटल रहता है, कभी कभार वो कुछ व्याधि निर्माण करने की क्षमता रहता है। ऐसे नहीं कि हमारे सलाइवा में विष नहीं है, हमारे भी सलाइवा में विष नहीं है, पर वो हम सधर्मी रहते हैं, हाँ एक ही जाति के रहते हैं, इसलिए हमें हमारा विष का ये नहीं होता परिणाम। पर हम नख विष का विचार करते हैं, है ना, किसी ने किसी को नाखून लगाया तो विष का परिणाम दिखता है, वहाँ की स्किन काली हो जाती है। हमारी सलाइवा अगर किसी धान्य में मिलाकर पक्षियों को दी तो कई पक्षी मर जाते हैं। तो ऐसा रहता है, विष का परिणाम हर प्राणी पर अलग अलग रहता है। तो जिस चीज़ को हम विष बोलते हैं वो चीज़ कभी कभार दूसरे के लिए विष नहीं भी हो सकती है, किसी दूसरे प्राणी को। जैसे सर्प विष है तो सर्प ने अगर नेवले को काट दिया तो नेवले को कुछ होता नहीं, नेवला ही बोलते हैं ना मुंगूस को, तो नेवले को कुछ होता नहीं क्योंकि उसके लिए वो विष नहीं है। हाँ अपना जो मोर है, हाँ तो वो मोर को कुछ होता नहीं, सर्प ने काटा, सर्प के विष ने, जिस विष का एक ड्रॉप जो इंसान के लिए ये है फेटल है, वो अगर इसको काट दिया सर्प मोर को तो उसको नहीं कुछ होता। हाँ तो यही है ना, इसको बिल्ली को कुछ नहीं होता। तो हमारे अगर कोई चीज़, कोई केमिकल विष जो है वो बहुत ही पॉइजनस अगर हो तो किसी दूसरे इसके लिए वो बहुत पॉइजनस नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है होना। जैसे हम टेस्ट लेते हैं तो हमारे लिए अगर कोई चीज़ मधुर है तो किसी प्राणी के लिए वो मधुर होएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार है। अगर द्रव्य भेद हो गया तो योनि भेद हो गया तो द्रव्य भेद भी होता है, रस भेद होता है, वीर्य भेद होता है, सब कुछ भेद हो जाता है। ठीक है। और पर सर एलोपैथी में तो जो रिसर्च हो रहा है तो पहले तो गलत हो जाते हैं रिसर्च ना, है ना, रिसर्च गलत हो जाते हैं। चूहे पर, हाँ चूहे पर, खरगोश पर रिसर्च हो जाते हैं, है ना। जिनको कभी पसीना नहीं आता उन पर एसिटामिनोफेन का प्रयोग हो जाता है। ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जो हास्यास्पद है एक्चुअली, है ना। एक अगर अजा पर प्रयोग हुआ तो हम क्या बोलते हैं उसमें हम मान सकते हैं, ठीक है, हाँ कम से कम, है ना। पर उस पर होना, चूहा बिल्ली पर होना, वो बहुत ये है। चूहा जो है उसमें बहुत चल गुण रहता है, हाँ उसमें बहुत चंचलता रहती है, हाँ उसका एक नाम सिनोनिम भी उस प्रकार से है। और बोलते हैं कि चूहा कभी चुप नहीं होता मतलब शांत नहीं कभी बैठता। वो जब भी देखो तो वो दांत को भी शार्पन करता है। उसके दांत जो है ना, जब भी उसको टाइम मिले, अभी कुछ करना ही नहीं है, ऐसी जो कंडीशन आती है ना, तब भी वो दांतों को ये करता है, शार्पन करता है दांतों को, ऐसे बोला जाता है। तो इतना वो चल गुण का है। उसके शुक्र में विष है, ऐसा बोला है। हाँ बोलो और। हाँ पूछो फटाफट। विष ये ऐसी चीज है, अभी जब तक प्रश्न नहीं आते तब तक मैं ऐसे बोलूंगा। हाँ कोई प्रश्न है तो डायरेक्ट पूछ सकते हो। बोलो। हाँ माझा एक प्रश्न आहे की एक आजी आहेत 73 इयर्सच्या,
तर त्यांचा पूर्ण अंगावर दाह होतो, पण त्याचा एक पॅटर्न आहे. तर त्या म्हणतात की आधी छातीतनं दाह सुरू होतो, म्हणजे इपिगॅस्ट्रिक रिजन त्यांना मे बी म्हणायचं असेल, तिथून सुरू होतो आणि मग मान, पाठ, हातापायात आधी जातो आणि मग मानपाट शिरप्रदेशी असा तो जातो. आणि त्यांना हे खूप वर्षांपासून आहे. त्यांना असे अटॅक आल्यासारखे होतं, एक 7-8 वर्षांनी सारखं होतं. तर लास्ट इयर त्यांना मी ट्रीटमेंट केली होती, तर तेव्हा त्यांना बरं वाटलं होतं. म्हणजे त्याच्यात मी त्यांना, आणि त्या डायबिटिक आहेत, हायपरटेन्सिव्ह आहेत, प्लस त्यांना गॅस होतो. आणि आता त्यांनी USG केला, तर त्याच्यामध्ये ना त्यांना हिपॅटोमेगॅली पण आहे आणि एक ह्याच्यासारखं गाठ आहे, सिस्ट आहे त्यांना याच्यामध्ये, पण त्याच्यामध्ये लिक्विड फिल आहे लिव्हर मध्ये. त्या म्हणतात की सिस्ट आहे आणि त्याच्यात लिक्विड आहे. तर ते म्हणतात की डॉक्टर म्हटलं की ह्याचे ते तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाहीये, त्यातनं मी पाणी काढून घेतो आणि तो फुगा कमी होऊन जातो, असं त्यांना सांगितलेलं लोकल लँग्वेज मध्ये. सो बस एवढंच त्यांना आहे. आणि त्यांनी हिपॅटोमेगॅली विथ सिस्ट असं USG मध्ये सांगितलेलं. आणि त्यांचं मन सदाह आहे, पण त्याचा त्यांना कधीतरी त्रास होतो. आणि योनीदाह पण आहे त्यांना. आणि मूत्रदाह नाही, मुखपाक नाही, फक्त मध्ये मध्ये मागच्या वर्षी त्यांना गॅसेस होत होते. आता पण थोडे गॅसेस आहेत, पण ते मी त्यांना काय दिलं होतं, तो ऐसे पेशेंट जो है, हाँ ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जो है इनमें वात रक्त की चिकित्सा करनी है. ये दाह होना ये पित्त दर्शाता है, और इधर उधर दाह का भागना, संचरित होना, ये जो है वो वात का चल गुण दर्शाता है. अग्नि विसर्प में जैसे होता है उसी प्रकार ये सब कुछ होता है कि शरीर का दाह होता है, आज इधर कल उधर, इधर पीछे ऐसे घूमता है. ठीक है, हाँ. तो अग्नि विसर्प की चिकित्सा है, उस प्रकार की चिकित्सा करो. या फिर गोक्षुर अपना ये अमृता जो है उससे सिद्ध क्षीर जो है वो दे सकते हो, या फिर दशमूल से सिद्ध क्षीर वो दे सकते हो. पेट नहीं साफ हुआ तो स्निग्ध विरेचन, दूध और एरंडेल तेल ऐसा मिक्स करके वो उसको अपन काल में दे सकते हो. उम्र ज़्यादा है तो जो चिकित्सा जो है वो क्या करनी है, थोड़ी थोड़ी करो, एकदम झट से कुछ करो मत. ठीक है, ऐसे इस प्रकार से करो. सॉरी, दूध आणि एरंड तेल हे रोज रात्री द्यायचंय का, की सकाळी रिकाम्या पोटी द्यायचं, सुबह खाली पेट देना. और फिर पेट साफ जैसे होगा वैसे मलबद्धता जाएगी, तस वैसे वो वात का अनुलोमन होगा. दूध आणि एरंड देण्याचा टाइमिंग, अगर सुबह दिए खाली पेट तो बहुत अच्छा काम होता है उसका. रात को खाना खाने से पहले दे सकते हो, पर सुबह खाली पेट दिए तो बहुत अच्छा होता है. उठलं की त्यांना घ्यायला सांगायचं. मग एक 3-4 तासांनी टॉयलेटला होते, टॉयलेट बिलेट झाल्यानंतर मग बाकीच्या सगळ्या गोष्टी करायच्या, नाश्ता बिष्टा करायचा. आणि मग ते मेडिसिन वगैरे बाकीचे कुठले मेडिसिन, दशमूल सिद्ध दुग्ध दे रहे हो आप तो दोपहर को दे दो. हाँ, उतना ही देना है, वही तो डाइजेस्ट करने दो उनको पहले. अभी उम्र ज्यादा है ना, जरूरत नहीं. वात का अनुलोमन किया, वात को अपनी अपनी गति मिल गई, पित्त का शमन कर दिया तो वो दाह रुक जाएगा. संचरित जो उसका चल गुण है वो भी रुक जाएगा. ओके, म्हणजे आता अमृता सिद्ध दूध आणि एरंड विथ हे दूध एवढंच मी आता त्यांना देऊ. और वो भी कितना देना है, वो भी कितना देना है, अमृता सिद्ध दुग्ध जो है इतना आधा कप देना है. देखो मात्रा कम होगी तो भी चलता है, पर ज्यादा होने के बाद फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं. तो मात्रा कम से कम धीरे धीरे. बोलो. हाँ, हे जे आहे, ये जो है पूरा, तो ये दूध और एरंड तेल, इसका प्रमाण क्या रहेगा सर? किसका? 1 चम्मच एरंडेल तेल और आधा कप दूध, गरम दूध गाय का. आधा कप दूध. हाँ, इसके बाद उसको पेट साफ हो जाएगा. पेट साफ हो जाएगा. देर बाद अमृता सिद्ध क्षीर देना है. फिर उसको टॉयलेट आने दो, फिर भूख लगने दो, और जब भूख लगेगी तब ये दे दो. ओके. एक बार ज्ञान काल में दिया तो भी चलेगा. एक बार वात को अनुलोमन गति मिल गई तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. फिर वो बोलेगी, वो फिर अग्नि वहाँ यहाँ जा रहा है ना, वो एक ही जगह रहेगा. हाँ, फिर उसका अग्नि संदुक्षण हो जाएगा. वो बोलेगी मुझे भूख लग रही है, अभी बाहर बाकी जगह कहाँ दाह नहीं है ना. तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे सॉल्व होते जाएगा केस. ओके. आणि हे किती दिवस देऊ सर त्यांना? जब तक ये सॉल्व नहीं होती केस. क्योंकि मलबद्धता का भी, हाँ,
दूध आणि अमृता सिद्ध क्षीर बस। हाँ, और बताओ बाद में ग्रुप में कैसा लगा पेशेंट को 10 दिन के बाद। ओके, गारंटेड वो अच्छा होगा। उनको बोलो, ये संप्राप्ति पेशेंट को बोल दो क्या हो गया, वात आपका घूम रहा है, इधर हो रहा है, उधर जा रहा है, फिर इधर दाह निर्माण कर रहा है, उधर दाह निर्माण कर रहा है, ऐसे उनको बोल दो। तर मग ते त्यांना कामोदूध आणि ते पण नको देऊ का? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं देना है। अभी इस उम्र में पित्त प्रकोप क्या ले रहे हो, कुछ ले रहे है ना, ये पित्त का वय है क्या, नहीं है ना। नाही, पण त्यांना ना 20 म्हणजे आधीपासून अगदीच पूर्वीपासून आम्लपित्ताची हिस्ट्री होती, पण आता त्यांना आम्लपित्त नाही। हाँ, तो पहले थी ना हिस्ट्री, तर मग ते पित्त झालेलं असेल आधीच, तर मग त्यांना म्हणजे हिपॅटायटिस एखादी आलंय ना त्याच्यामुळे पण मग। हाँ, तो इससे सब सॉल्व हो जाएगा। बाकी कुछ मत देखो, ये करो पहले, ठीक आहे। तर तुम्ही मला मागे एका पेशंटसाठी ते अर्शाची चिकित्सा करायला सांगितली होती, त्यांना बॅक एक होती, त्यांना खूप छान फरक पडला आणि आता त्यांना काही त्रास नाही, ते मेन्शन करायचं। ओके, लहान मुलगा होता का? नाही, म्हाताऱ्या होत्या त्या पण अगदी 60 वगैरे वर्षाच्या असतील। ओके ओके ओके। तर त्यांना कंबर दुखत होतं, तर तुम्ही म्हणे अर्शाची हिस्ट्री तर फक्त पाठा धमासा आणि ते ऍड कर, तर मी ते केलं, तर त्याच्यात त्यांना छान रिलीफ मिळाला आणि पेन पण कमी आला। ठीक, तो बड़ी बड़ी चिकित्साएं बड़े विचारों से होती है, बड़ी दवाइयों से होती थी कि तो क्या है ना, बड़ी दवाई तो है मार्केट में। ओके, आगे चलो फटाफट। पूछो फटाफट सर। बोलो, एक एक करके पूछो। हाँ, फटाफट शॉर्ट में क्वेश्चन पूछो। हाँ सर, एक 35 इयर्सची लेडी आहे, तर तिला आहे ना पिरियड्सच्या 15 दिवस अगोदर असं आपान कक्षेला जडत्व येतं आणि युरिन इन्फेक्शन सतत होत राहतं आणि युरिन इन्फेक्शन होतं सर, येलोविश युरिन होणं वगैरे हा प्रकार होतो आणि हात पाय ना सतत थंड पडतात। युरिन इन्फेक्शन रेग्युलर होतं की तेवढ्याच काळात होतं? पिरियड्सच्या काळात जास्त होतं, हा 15 दिवस अगोदर होतं पिरियड्सच्या अगोदर, आणि हात आणि पाय नेहमी थंड राहतात आणि स्वेद बिलकुल नाहीये त्याच वेळेला फक्त। हा, आणि आतून आहे ना असं म्हणजे दाह पण म्हणता येणार नाही, पण पित्ताची लक्षणं आंबट तोंडाशी येणं वगैरे, आत आहे ना पित्त जे युरिनला वगैरे येलोविश ह्या प्रकारे होतं, पण बाहेरून वाताचा जास्त प्रमाणात हे असतं, तर हे वृक्षतेज म्हणावं लागेल का असं पित्तामुळे वाढलेलं। अजून काय होतं? हा, थंडी वाजून जास्त येते जास्त प्रमाणात आणि भूक मंदावतेच त्या काळातच, पण अपान कक्षेत जास्त खूपच गौरवता जाणवते त्यांना तिथं। देखो, बाकी लघवीला पिवळी होते ना, लघवीला पांढरी फेसाळ होते का कशी होते? नाही, येलोविश होते आणि ड्रॉप बाय ड्रॉप होते त्यावेळेला बऱ्याचदा, आणि मल आहे तर असा काळपट चिकट असं होतं आणि गॅसेस राहतात जरा पोटात पण। ठीक है, अभी आता काय करो, ये क्या करो, भास्कर लवण चूर्ण दिले नहीं, अभी विचार महत्वाचा है, ट्रीटमेंट है आपल्याकडे। तो देखो, पीरियड का टाइम क्या है, अपान जो है वो अनुलोमित होता है। कब होता है? जब स्रोत से जो है उनमें अवरोध ना हो, उसका एक ही काम है कि रज को निकालना है। कितना निकालना है? महीने में 3 बार निकालना है, 3 दिन निकालना है, बराबर है। अब ये निकालते समय अगर स्रोतों में अवरोध आ गया तो वो जो अपान है ऊपर की ओर चला जाता है, और जैसे रज प्रवर्तन होना चाहिए वैसे नहीं होता, और फिर वो ऊपर की ओर गया हुआ जो अपान है, अगर उसको जैसे ख वैगुण्य मिला, उसको कोई दूसरे दोषों का अनुबंध मिला, तो उस अनुबंध के अनुसार वो लक्षण दिखाता है। अगर उस अपान को कफ मिल गया, कफ का अनुबंध मिल गया, तो शाखागत जाकर उधर शैत्य निर्माण करेगा, स्थैमित्य निर्माण करेगा। ठीक है, अगर वो उस अपान को अगर कफ का अवरोध दिख रहा है तो अधो नाभि जो है वो गुरुता दिखेगी। कभी कभी उसी अपान को जो है वो रक्त का या फिर पित्त का भी अवरोध होता है। और उस ऐसे कंडीशन में जो है, अगर पित्त का अवरोध हुआ है, उस ऐसी कंडीशन में जो है वो मंजिष्ठा अच्छी काम करती है। रक्तावृत्त अपान, इसमें मंजिष्ठा अच्छी काम करती है। कफावृत्त अपान है तो उसमें एरंडेल तेल, देवदार, ये अच्छा काम करेगा। अभी आप दोनों लक्षण बोल रहे हैं, एक तो यूरिन इन्फेक्शन भी बोल रहे हैं जो पित्ता दिखा रहा है, और गुरुता भी बता रहे हैं वो
कफाधिक्य दिखा रहा है, ठंडा, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, वो भी कफाधिक्य दिखा रहा है। कफाधिक्य मीन्स वायु जो है वो कफों को शाखागत लेकर गया है, ऐसे दिखा रहा है। तो डिटेल थोड़ी केस हिस्ट्री लेकर अनुबंध किसका है, हाँ, स्वतंत्र व्याधि पित्त है, कफ है, वो देखो, अवरोध ढंग से किसका है वो देखो, और उसके अनुसार अगर चिकित्सा करोगे, मंजिष्ठा देनी अपान काल में, या देवदार देना है, दशमूल देना है, इस प्रकार से निर्धारित करो, हाँ, या फिर एरेंडल तेल देना है, और इस प्रकार से ट्रीटमेंट करोगे तो वायु जो है अपान है वो अनुलोमित हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा नहीं, उसको किसी दोस्त नहीं मिलेगा जो शाखागत उसको शाखागत वो जाए, दोनों ऐसे कुछ होगा नहीं। तो पीरियड के पहले ठंडी लगना ये सब कुछ होगा नहीं, ठीक है, और बिना आयास जो है वो रज प्रवर्तन हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ अनुबंध पित्त का है क्या कफ का है वो देखो हेतुओं से, हाँ, और उसके अनुसार चिकित्सा निर्धारित करो, ठीक है। कभी कभार हेतु कफ जो दिख रहा है आपको तो कफावृत्त अपान कर दो, हेतु रक्त इसके पित्त के दिख रहे हैं तो पित्तावृत्त अपान कर दो, और उस प्रकार से जैसे बोला है वैसे ट्रीटमेंट कर दो, ठीक है। अच्छा, थैंक्स। आगे बोलो सर। वो जो एमकेडी की केस थी मेरे, तो उसका क्लेजन सब क्या हुआ, मेडिसिन इंड्यूस किडनी फेलियर, जिसका ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया था वो पेशेंट 12 क्रिएटिनिन पे था, उसका आज 1-2 हफ्ते के बाद में 9 पे आ गया है। कौन सा पेशेंट बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? मैंने डिस्कस किया था सर पिछले हफ्ते, जो मेडिसिन इंड्यूस 35 इयर्स का पेशेंट था, जिसको अस्थमा की ट्रीटमेंट देने के बाद में उसका शंकन किडनीज देन किडनी फेलियर में गया, 2 बायलैटरल किडनीज फेलियर में, उसको ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड था, हाइपरटेंशन भी उसका पहुंच जाता, तो उसकी सारी जो भी वातिक लक्षण है तो भी सारे उसके ठंड लगना, उसके बाद में पैर में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, वो सारे लक्षण थे। शोथ ज्यादा नहीं था, लेकिन अग्निमांद्य बहुत सीवियर था, बिकॉज वो 2 साल से वो अभी है पेशेंट। अब क्या करना है आपको? सर उसका 9 पे क्रिएट आ गया है, लेकिन अब तक उसको अग्निमांद्य सीवियर था। 9 पे क्रिएट आ गया मींस कितना था क्रिएट? 12 था सर, 12 क्रिएट था, 224। तो आपने चिकित्सा दी, वो 9 तक आ गया? हाँ, 2 हफ्तों में, और 5-7 बस भी गए उसको। तो उसके बाद में वो 9 पे है, यूरिया भी उसका 140 है, लेकिन उसको अभी बहुत भूख लग रही है सर। मैंने उसको मृदु पानी उसका बंद करा के धान्य जीरक फंट और मुस्तादी सिद्ध चल दिया था, पानी बंद कर दिया था। अभी 1.5 लीटर तक वो पानी जा रहा है, यूरिन आउटपुट भी अच्छा है, लेकिन उसको बहुत भूख लग रही है। और मैंने उसको मुद्गयूश और हल्की सारी चीजों पे नमक बंद करके हिंगमास्टक और ये दाईमास्टक जोड़ने पे रखा था। तो उसको खाने के लिए सर क्या सजेशन दे, क्योंकि डर ये लगता है कि अभी भी यूरिया 150 के नहीं, उसको अपान काल जो है उसमें कोई भी रेचन घृत दे दो ना, जिससे अल्प रेचन हो। क्या होता है, ये जो अग्नि है, हाँ, ये जो अग्नि है वो बीच में है, हाँ, और वो ऐसे इमेजिन करो, जो पहले जमाने में जो कंदील लाइट्स जो हुआ करते थी, हाँ, जिसको है ना, कांच रहती थी बाजू में, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मराठी में कंदील बोलते हैं, ये लालटेन बोलते हैं, हाँ, उसको कांच रहती है ना, आज वो दिया बुझना नहीं चाहिए इसीलिए, है ना। तो जो ये जो सामान है वो ऐसे अग्नि को ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे कांच के जैसा, ऐसे इमेजिन करो, और नीचे से अपना अपान, ऊपर से प्राण उसको धापन कर रहे, दोनों है, हाँ। तो इस प्रकार से वो अग्नि है। अगर अपान कक्षा में वायु का गुण भी बढ़ गया और वो ऊपर की जा, तो हर टाइम अग्निमांद्य होगा ऐसे नहीं, कभी कभार अग्नि वृद्धि हो जाती है। और वो जो अग्नि रहती है वो जैसे तीक्ष्ण अग्नि कैसी होती है उस प्रकार से अग्नि है, धापन हो रहा है, ठीक है। तो उसको जो अपान जो है उसको अभी वो किडनी का ही व्याधि है, हो रहा है उसको ना, तो उसके वजह से उसको ऐसी भूख लग रही है। तो जो बोली है ना कि ऐसे द्रव्य दे दो, जैसे अभी क्या दे रहे हैं आप? गोक्षूर, पुनर्नवा, गुरुची, गोक्षूर ठीक है, पुनर्नवा रहने दो, हाँ ये रहने दो। गोक्षूर दिया अपन काल में तो भी हो जाएगा, क्योंकि वो गुरु है, क्लेद बनाने वाला है ना, और मधुर रस है, अनुलोमन करता है, तो उस प्रकार से वो गोक्षूर दिया तो भी चलेगा। अपान काल में दे दो, ताकि वो अग्निमान थोड़ा अग्निवर्धन है वो कम होएगा, वो उसका क्रेडिट और कम हो जाएगा। चक्कर भी आते हैं, इतना भूख लगता है उसको कि उसको वीकनेस और चक्कर आ रहे हैं, धातु पाक अवस्था होती है ना, ठीक है ना, तो होता है, धीरे धीरे होगा। अभी अभ्यंग भी कर रहे हैं ना उसको, अब
सर नहीं, वो बाहर गांव का पेशेंट है, तो वो अब महीने में एक बार आता है, तब मैं अभ्यंग हो रही बोलती हूँ। घर में उसके कोई नहीं, क्योंकि बहुत छोटा बेबी है उसका, तो मदर उसकी, वाइफ उसकी है। सर वो बोल रहा है कि मुझे कुछ खाने के लिए ये चाहिए, तो उसको मतलब अब तक मैंने मनु का दे दो, मनु का दे दो। हाँ मनु का बोला है, मनु का बोला है सर। हाँ दे सकते हो उसको, ताकि वो माउस भी बढ़े उसका। ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे कर कैसे होगा। अभी इम्प्रूवमेंट है ना, तो अच्छा दे सकते सर। ज्वारी असते ती हलकी असते तर ज्वारी पेज वगैरे फॉर्मॅट मध्ये देऊ शकतो ना, देऊ शकतो अगर थोड़ा देऊ शकतो ना आपण, देऊ शकतो। थँक्यू सर। आगे सर एक हेपाटोमेगाली फर्स्ट ग्रेड की केस थी। उसका मतलब हमेशा बिलीरुबिन लेवल थोड़ा सा, मतलब पेशेंट को हमेशा संप्राप्ति है कि अग्निमांद्य है, कभी गैसेस है, कभी भूख नहीं लगती, कभी वो पीठ में दर्द होता है। उसका 30 साल पहले गॉल ब्लैडर भी निकाला हुआ है। अब तक उसका बहुत सीवियर एनीमिया, पांडुजन्य संप्राप्ति और हल्की कामला, बॉर्डर लाइन 1.3, 1.4, 1.5, एलजीबीटी कभी 40-50 क्रॉस करते हैं। तो उसको विरेचन दे दिया, उसको अग्निदीपन दिया, तो ठीक हो जाती है। फिर से वो कुछ गलती, तीखा खाने का उसका आदत है, चाय पीने का आदत है, अभी वो भी बंद कर दिया है। लेकिन पेशेंट का वेट बहुत कम हो गया, क्योंकि उसको मृदु आहार और हल्का ये चीजें। अभी उसका ऐसे है सर कि उसको हार्डली 4-5 चम्मच खाए कि पेट उसका भरता है। उसका ये पॉजिटिव आया सर, CA19.9 वो पॉजिटिव आया उसका। आयुर्वेद के हिसाब से एक पूरी डिटेल केस हिस्ट्री ले लो, फिर हम उस पर कर सकते काम। मॉडर्न के पैरामीटर कुछ भी डालो मत उसमें। नहीं सर, पूरा आयुर्वेद की तरीके से ले लो। ठीक है, ओके, अगर डाल दो ग्रुप पे। आगे पूछो। थोड़ा आवाज थोड़ा बढ़ाओ। हाँ, एज कितना है? 25 ईयर्स है। 25, मेल फीमेल? हाँ, जरा आवाज थोड़ी बढ़ाओ ना आपकी। हाँ, मेल। हाँ, 25 ईयर्स फीमेल। फीमेल। हाँ सर, मुझे ना आर्ता की प्रॉब्लम है पहले से। किसकी? जब से शुरू आर्ता पेनफुल। किसी को आवाज आ रहा है क्या? मेरा ही प्रॉब्लम है क्या फोन का? क्या आ रहा है उसको? हाँ, क्या कंप्लेंट है? कष्टार्थ है। हाँ, कष्टार्थ है। ठीक है, बोलो। और क्या हुआ? क्या करेंगे? कोई बताओ मुझे इनकी केस, क्या बोल रहे हो? किसी को सुनाई दी क्या? केस बताओ कोई। एक 25 इयर्स की फीमेल है, उसको कष्टार्थ है। हाँ, केस क्या है और क्या है? प्रॉब्लम है, बस बहुत पेनफुल मेंसेस रहता है। तो क्यों होते वो? उसकी डिटेल केस हिस्ट्री ले लो ना। ठीक है ना? जस्ट हाँ, उसके क्यों ऐसे दोष आ रहे हैं, वो खान पान क्या कर रही है वो देखो। अध्यशन अजीर्णाशन ये कर रहे तो भी आर्तव दोष आ जाते हैं, तो वो भी देखो। ठीक है? हाँ, कैसे भी नींद लेना, टेढ़ा बेड़ा बैठना, उठना, सोना, ये सब आर्तव दोष के कारण बताए हैं। हाँ, अति मैथुन करना, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ मैरिड वीरिड है तो वो भी कारण आ जाते हैं। बीज दोष से भी कभी कभार ये सब चीज़ें होती है। ये सब देखो ना, हेतु क्या है, किस वजह से क्यों है। ठीक है ना? हाँ, रजचर्या फॉलो करती है क्या? जब रज प्रवर्तन होता है तो रजचर्या फॉलो करती है क्या? नहीं करती है तो रजचर्या फॉलो करना ही ट्रीटमेंट है ना? चर्या बोली है ना? रजचर्या के टाइम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, है ना, ऐसे करते हैं, फिर दोष आ जाते हैं गर्भाशय में। और जब रज प्रवर्तन होता है तो दोष युक्त ये सब संप्राप्तियाँ हो जाती है ना? तो ये बाकी चीज़ें देखनी है। हमारे आयुर्वेद में क्या हुआ है इसके लिए ज़्यादा विचार नहीं है, किस वजह से हुआ इसके लिए है। इसीलिए हमें दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न पूछने हैं।
और पूरी की डिटेल केस हिस्ट्री लेनी है। पूरी डिटेल केस हिस्ट्री लेने के बाद ही हमें पता चलेगा। कष्टार्थों के लिए दवाइयाँ नहीं है, कष्टार्थों जिस वजह से हुआ है उसके लिए दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो डिटेल केस हिस्ट्री ले लो। बहुत से प्रॉब्लम जो है वो रजचर्या पालन, दिनचर्या पालन, इसमें सॉल्व हो जाते हैं। स्त्रियों को एक आशय ज़्यादा है, गर्भाशय और 2 स्तन्याशय। तो ज़्यादा होने के कारण जो है उनकी चर्या भी ज़्यादा है। रजचर्या एक एक्स्ट्रा चर्या उनको है। तो ये नियम है। ये नियम किसके लिए? उनको कुछ व्याधि नहीं होनी चाहिए, उसके लिए नियम है। ठीक है, वो स्त्री है, उसको नियम ज़्यादा चाहिए, ऐसे जो है उसको कम दिखाना, इसके लिए नियम नहीं है। उसको व्याधि नहीं होनी चाहिए, उसके लिए नियम है। तो ये रजचर्या फॉलो करनी चाहिए। तो बहुत से नहीं करते, इसलिए कष्टार्थों जैसी चीज़ें दिखती है व्यवहार में। हाँ बोलो। सर ये मुझे ही है। आपको ही है तो आपकी डिटेल केस हिस्ट्री डाल दो ना ग्रुप पे। देखो कई चीज़ें हैं, सुनो, कई कॉमन चीज़ें हैं। क्या क्या करना है, अगर अभी यहाँ लेडीज़ वैद्या ज़्यादा है तो आपके प्रैक्टिस में कई चीज़ें हैं वो आपको करनी है। एक तो है योनि पिचू, ये योनि पिचू धारण। तो ये जो है वो तिल तेल या फिर उस व्याधि के संयुक्तिक जो आपको युक्ति प्रमाण से लगे उस तेल का योनि पिचू देना है। उससे क्या होगा, ये जो तेल है उसका काम है योनि विशोधन। क्या काम है? योनि विशोधन, श्रोतोशोधन। ठीक है, तो ये जो काम है, और ये सूक्ष्म स्रोतों में जाकर कफ का अवरोध निकालने की क्षमता जो है वो तेल में है। ठीक है, तो ये पिचू जो है, योनि पिचू रखना, ये बहुत कारगर चिकित्सा है। अर्थात व्याधि कौन सी है, क्या है, उस पर सब कुछ निर्माण, इस पर वो सब डिपेंड है। दूसरी चीज़ है क्या, उत्तर बस्ती आप दे सकते हो तो देना चालू कर दो। जिसको उस व्याधि है उस व्याधि के अनुसार उत्तर बस्ती चालू कर दो। देखो व्याधि गर्भाशय से संबंधित है तो चिकित्सा गर्भाशय से जाएगी तो ज़्यादा कारगर होगी। तो उत्तर बस्ती अगर दे सकते हो, बहुत इजी रहती है प्रोसीजर। मैंने देखी नहीं, मैं कैसे दे दूँ, मैं ये करूँ, ऐसे कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आपने नॉर्मल अगर कसकोस कैसे पकड़ना है, वल्सेलम कैसे पकड़ना है, यूटेराइन साउंड कैसे पकड़ना है, इतना सब कुछ देख लिया तो ख़त्म, आप दे सकते हो। तो इतनी बड़ी प्रोसीजर नहीं है। तो उत्तर बस्ती एक बार सीख लो, और वो देना चालू कर दो। तीसरी बात है योनि धावन। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। बहुत बार क्या हो जाता है, श्वेत प्रदर है, हम पेट में दवाई दे कर थक जाते हैं, और कभी हमने धावन किया ही नहीं रहता है। प्रुग्ण का सर्विक्स, अंदर का यूटेरस, उसकी वॉल पूरी की पूरी अल्सरेटेड रहती है, या फिर फंगस पूरी जमा रहती है, ऐसे बहुत दिखता है। तो ये जो योनि धावन है, उसके द्रव्य जो है त्रिफला है, तंडुलोदक है, इससे ये करो। पित्तजन्य कुछ विकृति दिख रही है तो तंडुलोदक से बहुत फायदा होता है। कफजन्य दिख रही है तो त्रिफला का धावन, इससे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। महीनों महीने दवाइयाँ पेट में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक हो गया योनि पिचू, एक हो गया क्या हो गया, उत्तर बस्ती, तीसरा योनि धावन, और चौथा धूपन। कि धूपन देना बहुत सिंपल चीज़ है। स्क्वाटिंग पोजीशन में बिठाना है और धूपन देना है। जहाँ जिस जगह कोई दवाई नहीं पहुँच सकती उस जगह वो धुआं पहुँच सकता है। ठीक है, तो वो धूपन करके वहाँ के कृमि नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो कृमि होने की शक्यताएं ज़्यादा रहती है। तो ये योनि धूपन जो है वो बहुत कारगर होता है। ये जो है वो मास्टर कीज़ है गायनेक की प्रैक्टिस की। ठीक है, ये मास्टर कीज़ कभी भी यूटिलाइज करो। किसी भी योनि विकार है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कष्टार्थव है, ऐसे कुछ है, तो आप योनि पिचू जो है वो रखना, उनको चालू कर दो। तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो योनि शोधन हो जाता है, श्रोतोशोधन हो जाता है। उस तेल की प्रकृति अगर देखी तो वो उष्ण है, स्निग्ध है ना, जिस प्रकार की आर्तव की प्रकृति है। तो ये जो है उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। तीसरा है एरेंडेल तेल अभ्यंतर लेना। एरेंडेल तेल का जो गुणधर्म है उसमें क्या है, अधोभाग दोषहर, ऐसे गुणधर्म है उसका। तो हमें वो गुणधर्म इधर मिल जाता है। तो एरेंडेल तेल का पान करने बोलना है, अर्थात व्याधि कौन सी है, क्या है, उसके आधार पर। तो ये मास्टर कीज़ है किसकी, गायनेक की प्रैक्टिस की। तो इसका बहुत उसका यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, अभी तो फिलहाल सर मेरा ना नक्शा चल रहा है, इसके लिए नारायण तेल का नक्शा।
हाँ हाँ, आपकी केस जो डिटेल है वो ग्रुप में डाल दो एक बार। हाँ, तो ये जो मैंने बोला है उस पर विचार कर दो। सर मला विचारायचं होतं, योनी पिचू बद्दल म्हणजे आपण पेशंटला घरी पण सांगतो, तर मग तिथे स्टराईल करणं पिचू हे पण एक इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट आहे, तर मग ते जर नाही झालं तर मग त्याने सेकंडरी इन्फेक्शन वगैरे असं काही होऊ शकतं? विषय काय आहे, स्टराईल केलं तर चांगलंच असते, आलं लक्षात। पण आपण तुम्ही हे बघता का, मैं हिंदी में बोलता हूँ, ऐसे आपने देखा है कि सेफ्ट्रियाक्सोन ये सब देने के बाद भी इन्फेक्शन बढ़ता है, तो कहाँ गए सिद्धांत? एंटीबायोटिक देने के बाद इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, पर ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ ऐसे होने के लिए शरीर में उस प्रकार की अनुकूल स्थिति होनी चाहिए। जैसे अगर एक पोस्ट ऑपरेटिव केस है आपके पास और जिसका व्रण संधान किया है, ठीक है, और व्रण रोपण करने के आप इंतज़ार कर रहे हो, तो उस पेशेंट को क्या करो, दिन में 3-4 बार चाय दे दो, दही का सेवन कर दो, और एक साइड में सेफ्ट्रियाक्सोन, एमिकैसिन सब कुछ दे दो, और देखो क्या होता है। वो व्रण रोपण नहीं होता, पस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाँ, तो दिमाग में ये बिठाओ कि एंटीबायोटिक से अगर बायोटिक मरते थे तो आज ये पस फॉर्मेशन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, हाँ, फर्दर मैनिफेस्टेशन, ये चीज़ें ही नहीं आती थी, ठीक है ना। हाँ, तो हमने प्रश्न, हाँ, क्यों, यही मैं बोल रहा हूँ, जर पेशंटने तो साधा कॉटन घेतला आणि त्याचा किंवा गॉज घेतला आणि त्याचा पिचू ठेवला तर ते चालणार आहे ना? हो, चालणार है। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्टरलाइजेशन का भी बहुत ओवर हो जाता है कभी कभार। हाँ, अरे हम अभ्यंग करते हैं, उसका क्या अभी स्टरलाइज करना है? हम एक मिनट में इतने बैक्टीरिया इनहेल कर रहे हैं, हाँ, कहाँ से आ गया, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता। तो शरीर में इन्फेक्शन बढ़ना, पस फॉर्मेशन होना, ये शरीर में कुछ अनुकूल स्थितियां पैदा होती है तब होने वाली चीज़ है, ठीक है। कितने बच्चे रोड पर खेलने वाले बच्चे, उनमें उनको जख्म हो जाती है, वहाँ मिट्टी लगाते थे, पहले के ज़माने में लगाते थे, अभी भी कई लोग लगाते हैं, उनमें नहीं होता है। हाँ, और बहुत ही हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में रहने वाले, सैनिटाइज़र का बार बार उपयोग करने वाले लोगों को इन्फेक्शन होते हैं। तो इसका ये संबंध है कि आपको सोचना चाहिए, इन्फेक्शन होने के लिए शरीर में अनुकूल स्थिति होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम इन्फेक्शन ऐसे रुका सकते थे तो बहुत ही अच्छा होता, सभी पेशेंट ठीक होते थे, पर ऐसा नहीं होता। हाइयर एंटीबायोटिक है हमारे पास, बहुत ही हाइयर एंटीबायोटिक है, फिर भी इन्फेक्शन नहीं रुका पाते हम। हाँ, इसके कारण ये है, ठीक है। तो इसीलिए इतना उसको ज़्यादा ये देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सर, आणखी एक होतं, ते व्यंगाचे पेशंट जरा आता याच्यात वाढलेत, म्हणजे पोस्ट कोविड जरा जास्त दिसायला लागले, तर त्याचा कसा विचार करायचा की त्यांचं म्हणजे आता घरात सगळे, म्हणजे त्याचे जे आपल्या ग्रंथात हेतू आले ते श्रम, क्रोध, असेच जास्त आहेत, आणि हा हेतू मधल्या काळात या 2-3 वर्षात खूप जास्त झाला, त्यामुळे स्त्रियांमध्ये स्पेशली हे खूप प्रमाणात वाढल्यासारखं दिसतंय। तर मग याचा फक्त हेतूच्या दृष्टीने विचार करताना त्याचा ट्रीटमेंट पार्ट कसा विचार करायचा, म्हणजे ते अगदीच म्हणजे लवकर इफेक्ट येण्यासाठी? हाँ, वो उसका जल्दी इफेक्ट नहीं होता कि लेप दे दिया और 1 महीने में नहीं होता वो। हाँ, उसको टाइम लगता है। हाँ, तो उसका विचार, हाँ, सिम्पटम वगैरे सांगितलं तर त्याने आपल्याला अगदी खूप काळ वापरल्यानेच फरक दिसणार का? मी एका पेशंटला दिलं, वर्षभरानंतर तो पॅच रिड्यूस झाला, पण तो पूर्ण गेला नाही, म्हणजे अगदी 20% तो राहिला आहे, तर मग त्याला मी असं कंटिन्यू ठेवतेच की मग काय? पहली बात तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला, जो मुख है वो शुक्र की अभिव्यक्ति करता है। शुक्र में देखो 50 साल के बाद औरतों में ये कभी कभार चीज़ें दिखती है, हाँ, जब वात प्रकोप के लक्षण दिखते हैं तब। तो ऐसा हो तो आप वो कुमकुमादि तेल से अच्छा है जीवनीय गण से सिद्ध कोई दुग्ध लगाने बोलो चेहरे पर, हाँ, तो उसका ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। हाँ, शुक्र क्षय जैसे लक्षण दिख रहे हैं, उष्णताजन्य लक्षण दिख रहे हैं, ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं और ये सब चीज़ें दिख रहे हैं, तो आपको जीवनीय द्रव्य सिद्ध दुग्ध या फिर यष्टि मधु का दूध के साथ लेपन, या फिर चारोली का दूध के साथ लेपन, यष्टि मधु का दूध के साथ लेपन, ये इससे ही फायदा होगा, ना कि अपना ये जो है कुमकुमारी तेल से फायदा होगा, ठीक है। तर असा आता मी विचार केला, मांडू मांडा ना,
म्हणजे एक सर्किल होता आणि तो ना डोळे जरा आत खोल गेल्यासारखे वाटले. तर मग मी काय केलं, अश्वगंधा आणि यष्टी आणि ते अगदी वर्णगणातले पण पद्मकाष्ट, हारिबा, म्हणजे जे काही बृहण करणारे असे द्रव्य वापरले आणि त्याचा मुखलेप सांगितला. तर तिथे अक्षरशः तो काळेपणा तर गेलाच, पण तिथली जी स्किन आहे ना, तिथलं मांस म्हणजे तिथल्या मांसाला पुष्टी मिळाल्यामुळे ते भरून आलं. तो असा मी तुम्ही आता सांगितल्याप्रमाणे विचार केला होता आणि तो कैसा है, मधुर रस भी ग्रहण करता है ना, अपना तिक्त रस भी ग्रहण करता है श्रोतोशोधन करके, मधुर रस जीवनीय काम करके, है ना, और कटु रस भी काम करता है अपना ये करके, क्या करके, भ्राजक पित्त बढ़ा के. तो कौन सा रस देना है, कषाय रस भी काम करता है वर्ण्य, कफ का क्लेद का शोषण करके. तो हमें कौन सा देना है उस पर निर्भर है, इस है ना. तो हमें हरिद्रा कब देनी है, हमें मंजिष्ठा कब देनी है, हमें यष्टि कब देना है, अनंता कब देनी है, आम्ल की कब लगानी है, ये सब निर्धारित उस पर होगी, है ना, किसके वजह से वो है. तो इस प्रकार से करो. बराबर है ना. और कुछ संप्राप्तियाँ, कुछ हेतु चालू रहते हैं कभी कभार पेशेंट के, है ना, ऐसा है. समज आहे काय, डार्क सर्कलच्या पेशंट मध्ये इंटरनल आपण काय देऊ शकतो, उसके वैसे सार्वदेहिक कुछ है उस प्रकार से देना है ना. ओके. ऐसा आपको लग रहा है कि उसका मल प्रवर्तन अच्छा नहीं है तो उस पर काम करो, उसका अग्नि अच्छा नहीं तो उस पर काम करो, दूसरी कोई व्याधि है क्या तो उस पर काम करो, है ना, ऐसा. थैंक यू. हाँ, तो ये काम करो. नहाते समय उनको सीधा कॉमन बोलना कि मसूर की दाल जो है वही लगाने की दूध के साथ. वो वर्ण्यकर भी काम करती है. और आपको जो साबुन है वो बंद करना है और यही करना है. साबुन और रुक्षता पैदा कर देता है और वात पित्तात्मक संप्राप्ति है, तो उसमें वात पहले से ही सुबह ही काम हो गया साबुन लगाने के बाद, वात बढ़ाने का, है ना. तो कईयों का जो बटरफ्लाई जो रहता है वो बहुत ड्राई रहता है ना, तो उसमें ये वात प्रिडोमिनेंट, उसमें वो दुग्ध के साथ ही लेप देना, कभी पानी के साथ नहीं देना. पानी के साथ लेप दिया तो बहुत सूखता है जल्दी और फिर वृक्षता ये आ जाती है. नहीं होता उसका अच्छे से, एब्सॉर्प्शन नहीं होत त्याचा चांगला. तर दूध आणि दूध के साथ बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है. इसीलिए क्या करो, एक बार खुद लेपन करो. मीन्स आप पेशेंट पर कॉन्फिडेंटली बता सकोगे, ठीक है. कभी आम्ल की लगा कर देखो, फिर क्या होता है, वो रुक्षता क्या होती है वो पता चलेगा आपको. फिर दूध के साथ यष्टि लगाकर एकदम क्रॉस दूध के साथ यष्टि लगाकर देखो, फिर वो माधुर्य क्या होता है, ब्रूहण क्या होता है त्वचा का वो देखो. ये खुद करके देखो, बाद में पेशेंट को दे दो, है ना, तो आप ज़्यादा उस पर विश्वास के साथ दे सकोगे. ऐसा. हाँ, मुख लेप करने के बाद शुक्र पर भी परिणाम आ जाता है. जैसे शुक्र का मुख पर परिणाम आता है, वैसे मुख का शुक्र पर भी परिणाम आता है. हाँ, ठीक है. और ठीक है, 10 बज गए. अभी कल हम डिस्कस करेंगे कुछ अलग टॉपिक, जो आयुर्वेदीय प्रैक्टिस के बारे में जो है वो कल हम डिस्कस करेंगे, रात को ही करेंगे 9 बजे. आपके जो भी कुछ प्रश्न है वो तैयार रखो. प्री प्लान कुछ टॉपिक नहीं, आपके प्रश्न पर ही आधारित रहेगा. ठीक है. थैंक यू सर. ओके, चलो.